नमस्कार सभी को स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। कक्षा 10 में जो हमारा पाठ है पाठ 7 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उसमें हमने निराला जी का जीवन परिचय पढ़ा, साथ में मातृवंदना कविता पढ़ी और दूसरी जो पहली कविता है इसके आगे वाली वो है अभी न होगा मेरा अंत। तो हम प्रश्न उत्तर को समझते हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक के अंदर दिए गए हैं कि मृदुल वसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक माना गया है। तो मृदुल वसंत है वो जीवन के जो है युवावस्था यानी यौवन का प्रतीक है वो माना गया है। दूसरा है शतदल का शब्दार्थ है पतझड़, कुमुदनी, कमल या भंवरा। तो इसका उत्तर होता है कमल। ठीक है, फिर आगे समझते हैं हम कि अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात है वो कही गई है। तो अभी न होगा मेरा अंत कविता में जो है बसंत ऋतु के आगमन की बात है वो कवि कर रहा है। हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो हरे हरे यानी शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है। तो हरे हरे ये पात में अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसके अंदर आएगा। कवि का कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत है वो किया गया है। तो कवि ने जो है कविता के अंदर जो जीवन का प्रथम चरण है युवावस्था यानी किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ बढ़ने का संकेत है, या कह सकते हैं हम सीधे तौर पे कि युवावस्था की तरफ का जो संकेत है वो यहाँ पे कवि ने दिया है। फिर है अगला प्रश्न, फेरूंगा निद्रित कलियों पर पंक्ति में निद्रित कलियों का आशय क्या होता है? तो फेरूंगा निद्रित कलियों का जो आशय है वो होता है अलसाई हुई तथा अध खिली कलियां। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि कवि के हृदय के अंदर जो अव्यक्त कोमल भावनाएं हैं उसके बारे में बात की गई है, या फिर कह सकते हैं कि आलस्य में डूबे हुए व्यक्ति है उसके भी अंदर कई गुण हैं वो छुपे रहते हैं। तो कवि उन्हें उन गुणों को सक्रिय और जागरूक बनाने की बात है वो कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मेरे अंदर जो आलस्य है उसको मैं हटाकर मेरे अंदर के जो दूसरे गुण हैं उनको उभारूंगा, उनको आगे लाऊंगा और उस आधार पे मैं अपने जीवन को सक्रिय और जागरूक बनाऊंगा। मातृवंदना में कवि ने माँ संबोधन का प्रयोग है वो किसके लिए किया है? तो सीधे से तौर पे हमें समझ में आता है कि मातृवंदना में कवि ने माँ का जो संबोधन है वो भारत माता या मातृभूमि भारत माता के लिए किया है। फिर है अभी न होगा मेरा अंत के अनुसार बसंत आगमन पर प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं या परिलक्षित होते हैं? परिलक्षित होना यानी दिखाई देना। तो बसंत ऋतु जब आती है तो प्रकृति कैसी हो जाती है उसके बारे में कवि है वो क्या कहता है, उसी संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका उत्तर जो है हम लिखेंगे कि बसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ का जो वातावरण है या प्रकृति है वो अत्यधिक सुंदर है वो दिखाई देने लग जाती है। साथ में जो है पेड़ पौधे जो होते हैं वो खिले खिले से हो जाते हैं, उनके पत्ते हैं हरे हरे लगने शुरू हो जाते हैं और नई नई डालियाँ, नई नई कोपलें, नई नई कोमल कलियाँ हैं वो उन वृक्षों के ऊपर दिखाई देने लगती है। ठीक है, और साथ में जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के साथ ही जो है पुष्प जो कलियों के रूप में होते हैं उन किरणों से या उस प्रकाश से वो अधखिले पुष्प है वो खिलकर जो है सुंदर रूप में आ जाते हैं या खिल जाते हैं। इसके साथ ही प्रकृति में वसंत आने पर पूरी प्रकृति है एक नएपन से एकदम से कह सकते हैं कि नएपन से भर जाती है, एक नयापन आ जाता है प्रकृति के अंदर। और प्रकृति में जितने भी प्राणी वगैरह होते हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सभी के अंदर उस सुंदर प्रकृति को देखकर उल्लास है, उमंग है वो छा जाती है। सबका मन है वो प्रसन्न हो जाता है, मन है उस प्रकृति की सुंदरता को देखकर खिल जाता है। ठीक है, और सारा का सारा आसपास का जो वातावरण है वो दृश्य मनोहर हो जाता है यानी सुंदर हो जाता है और साथ ही साथ प्रकृति है वो सुरम्य दिखाई देने लगती है, सुंदर दिखाई देने लगती है। तो ये सब साधारण से परिवर्तन है वो प्रकृति के अंदर दिखाई देने लग जाते हैं जो प्रकृति के अंदर जब बसंत ऋतु का आगमन होता है। फिर है प्रश्न हमारा
कि कविता मातृवंदना के अनुसार कवि माँ के चरणों में क्या क्या समर्पित करना चाहता है। देखिए, मातृवंदना कविता में कवि है वो माँ के चरणों में अपने जीवन के जितने भी स्वार्थ, जितने भी उसने अपने कर्म फल से, कर्म निष्ठा से जो भी उसने फल अर्जित किया है, जो भी परिश्रम से जो उसने अर्जित किया है, वो सारा का सारा, वो सब सर्वस्व जो है वो माँ के चरणों में समर्पित कर देना चाहता है। कवि ये कहता है कि वो जीवन भर के जो संचित जितने भी धन, दौलत, पैसा और वैभव, नाम जो भी उसने अर्जित किया है और विघ्न बाधाओं को पार करके वो जीवन में कष्ट सहते हुए उसने अपने कर्म फल, अपनी मेहनत के बल पर जो भी उसने कमाई अर्जित की है, वो सारी की सारी मेहनत की कमाई है, धन, वैभव, यश, वो सारा का सारा भारत माता के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहता है, समर्पित कर देना चाहता है। और साथ ही कवि ये कहता है कि अपना संपूर्ण श्रेय वह मातृभूमि को देना चाहता है, क्योंकि उसी मातृभूमि में उसने जन्म लिया है और उसी मातृभूमि में वो अपने सारा का सभी जो कर्म फल है वो समर्पित कर देना चाहता है। ठीक है। अंत में कवि ये भी कहता है कि मैं अपना यश, कर्म, जीवन और शरीर भी मातृभूमि के लिए बलिदान करने के लिए तत्पर हूँ, या मातृभूमि के लिए बलिदान कर देना चाहता है। अब निबंधात्मक प्रश्न है हमारा कि अभी न होगा मेरा अंत, कविता का मूल भाव बताइए। मूल भाव यानी इसके अंदर क्या संदेश दिया गया है, तो वो हम समझते हैं कि क्या बताया गया है। तो यहाँ पर निराला की जो ये कविता है अभी न होगा मेरा अंत, इसमें निराला ने जीवन दर्शन के बारे में बात की गई है। जीवन दर्शन अर्थात जीवन के संदर्भ में कि जीवन में निराशाओं से हारना नहीं है। और साथ में निराला कहता है या ये संदेश देना चाहता है कवि कि मनुष्य को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ है वो जीवन है वो बिताना चाहिए। और कवि ये भी कहता है कि युवावस्था जीवन की सर्वोत्तम अवस्था मानी गई है, सबसे सुंदर अवस्था है, ये हमारे जीवन में कुछ अर्जित करने का सुअवसर है। इसे हमें यूं ही नहीं गंवा देना चाहिए, आलस्य में उसे नहीं गंवा देना चाहिए, बल्कि युवावस्था के आगमन पर जीवन का आनंद लेना चाहिए और अपने कर्म फल पर, अपने मेहनत के बल पर, अपने परिश्रम के बल पर, अपने दृढ़ निश्चय के बल पर जीवन में कुछ अर्जित करने का प्रयास है वो करना चाहिए। क्योंकि ईश्वर ने हम सबको अनेक गुणों से भरपूर बनाया है और ऐसे में हम अपने गुणों के आधार पर इस संसार को लाभान्वित कर सकते हैं, इस समाज को हम लाभान्वित कर सकते हैं और सोए हुए लोगों को हम जगा सकते हैं जिनके अंदर आलस्य भरा हुआ है। क्योंकि ऐसी स्थिति में जीवन एक सुंदर दशा है, युवावस्था जीवन की सबसे सुंदर उत्तम अवस्था है, तो उसे ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए बल्कि उसका लाभ लेना चाहिए और जीवन का वास्तविक अर्थ है वो समझने का प्रयास है वो हमें करना चाहिए। कवि यहाँ पर ये भी कहता है कि जिस प्रकार से प्रकृति के अंदर वसंत ऋतु आती है तो प्रकृति खिल जाती है, प्रकृति के चारों तरफ का वातावरण है वो अत्यंत सुरम्य हो जाता है, मनोहारी हो जाता है, सुंदर हो जाता है। तो उसी प्रकार से ऋतुओं में जो सबसे सुंदर ऋतु है वो वसंत है, या ऋतुओं का राजा है वो वसंत है। इसी प्रकार से जीवन की प्रमुख अवस्थाओं में जो सबसे सुंदर अवस्था है वो है युवावस्था या यौवन की अवस्था, और उस अवस्था को हमें पूर्ण परिश्रम से जीना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति है उमंग और उत्साह से भरकर जीवन को जो है आगे बढ़ाने के बारे में सोचता है। तो कवि यहाँ पे हमेशा जागरूक और सक्रिय रहने का संदेश है इस कविता के माध्यम से दे रहा है कि इसमें हमें गतिशीलता रखनी चाहिए और उत्साह और उमंग के साथ निरंतर आगे बढ़ना चाहिए और जीवन में कुछ नया करने का प्रयास है वो करना चाहिए, बल्कि निराशा का भाव नहीं रखना चाहिए, हमेशा आशावान रहना चाहिए। और जब हम आशावान रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने कर्मों को या हम अपने कर्म सौंदर्य में प्रवृत्त होंगे और तथा हमारे अंदर जो जीने की जो लालसा है, जिजीविषा है वो जागेगी और हम जीवन में कुछ नया अवश्य करेंगे।
तो यही बात है कवि इस कविता के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं, या ये संदेश है कवि हमें देना चाहते हैं कि जीवन को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, आलस्य में नहीं, बल्कि सुंदर अवस्था का लाभ है अपने कर्म फल के आधार पे लेना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि मातृ वंदना कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। केंद्रीय भाव वही मूल भाव ही है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि कवि ने इसमें क्या बताने का प्रयास है वो किया है। यहाँ पर कवि मातृवंदना है, उसमें मातृभूमि भारत माता के प्रति कवि का जो है कह सकते हैं कि राष्ट्र प्रेम का भाव है वो व्यक्त हुआ है। भारत माता के प्रति कवि की जो असीम प्रेम भक्ति है वो व्यक्त हुई है। निराला कहते हैं कि अपने सारे स्वार्थ भाव तथा जीवन भर के श्रम से प्राप्त सारे फल वो माँ भारती के चरणों में अर्पित करने का संकल्प है वो व्यक्त कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। वो ये भी कहते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं, कितना भी कष्ट क्यों ना आए, वो उन सबको सहन करते हुए अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं और अपने जितने भी सुख वैभव यश संपदा जो भी उन्होंने जीवन में अर्पित किया है वो माँ भारती के चरणों में अर्पित कर देना चाहते हैं, समर्पित कर देना चाहते हैं, बलिदान कर देना चाहते हैं। कवि ने इस सत्य को भी बताया कि जीवन का अंत एक दिन अवश्य ही आता है। सबका जीवन है क्षणभंगुर है, नश्वर है और एक न एक दिन ये अवश्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अतएव कवि माँ भारती का हृदय में ध्यान कर अपना जीवन उसी के चरणों में बलिदान करने की बात है वो कह रहे हैं। और कवि ये भी कहते हैं कि अगर हम सच्चे सपूत है तो हम अपनी मातृभूमि के प्रति सच्ची भावना रखते हैं तो हम अपना सब कुछ मातृभूमि के चरणों में अर्पित कर देंगे और ऐसी स्थिति में यही हमारे जीवन की सच्ची मुक्ति होगी, यही हमारे जीवन का सबसे महान कर्तव्य होना चाहिए। तो समर्पण या सर्वस्व समर्पण की बात है, कवि मातृभूमि के प्रति माँ भारती के प्रति जो है सर्वस्व समर्पण की बात है वो कर रहा है। ठीक है, तो यही है इस कविता का केंद्रीय भाव। फिर आपकी पंक्तियां हैं, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। हरे हरे ये 5 शहर जो है अमृत सींच दूंगा मैं जीवन का। तो ये आपको जो आपने कविता को समझा है उसी आधार पे ये दोनों हैं जो व्याख्याएं आपको करनी है, जिसमें आपको पहले प्रसंग लिखना है, संदर्भ प्रसंग, उसके बाद व्याख्या और उसके बाद विशेष आपको करना है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का जो है पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद।